वेलकम टू लीगल वेब आईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूडीएचआर को। याद रहे कि इससे पहले एक वीडियो लेक्चर यूडीएचआर पे मैं बना चुका हूं, जिसमें हमने आर्टिकल 10 तक कवर कर लिया था। आज हम फर्दर आर्टिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 11 है, जो कि बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर इंसान को इनोसेंट ही कंसीडर किया जाएगा उस वक्त तक जब तक उस पर लगाया गया इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता, और हर इंसान को ये राइट हासिल है कि वो अपना डिफेंस कर सके। मज़ीद है कि किसी इंसान को उस एक्ट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा जब उसने वो एक्ट किया, मगर उस वक़्त वो एक्ट क्राइम कंसीडर नहीं होता था, बल्कि आने वाले वक़्त में उस एक्ट को क्राइम बना दिया गया। तो जब वो एक्ट क्राइम बना, उसके बाद आने वाले वक़्त में अगर कोई भी पर्सन वो एक्ट कमिट करता है तो वो क्राइम कमिट करेगा और उसे उस क्राइम के लिए पनिश किया जाएगा। इसकी आप मिसाल देख सकते हैं कि अगर किसी ने जॉब वॉकिंग का एक्ट किया और उस वक़्त किया जब वो इल्लीगल नहीं था, तो इसकी बुनियाद पे उसको पनिश नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद आर्टिकल 12, जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेसी की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके। कोई भी इंसान किसी की प्राइवेसी में बिला वजह मुदाखलत नहीं करेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि किसी के फ़ोन की जासूसी करना उसकी रजामंदी के बगैर आर्टिकल 12 की खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 13 है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है वो विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री फ्रीली ट्रैवल कर सके। इसमें मज़ीद ये राइट भी शामिल है कि अगर कोई इंसान ट्रैवल करके मुल्क से बाहर जाता है तो वो अपने मुल्क वापस भी आ सके। इसकी आप मिसाल यूँ ले सकते हैं कि एक पर्सन लाहौर में रहता है और वो कराची ट्रैवल करना चाहता है, तो उसको इस चीज़ से नहीं रोका जाएगा कि वो कराची ट्रैवल ना कर सके। आर्टिकल 14 है, जो कि बात करता है राइट टू सीक असाइलम। इस आर्टिकल के मुताबिक अगर किसी भी पर्सन को अपने मुल्क में किसी भी किस्म का खतरा है तो किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले सकता है। इसकी आप मिसाल यूँ ले सकते हैं कि अगर किसी मुल्क में जंग लगी हुई है तो वहाँ के लोग किसी दूसरे मुल्क में जाके पनाह ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके मुल्क के हालात ख़राब हैं और उनको उनकी जान का ख़तरा है। याद रहे कि इस राइट को कोई भी इंसान नॉन पॉलिटिकल क्राइम के लिए या यूएन के पर्पज़ या प्रिंसिपल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 है, जो कि बात करता है राइट टू नेशनलिटी की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को नेशनलिटी दी जाए या सिटीजनशिप दी जाए, और अगर कोई इंसान अपनी नेशनलिटी चेंज करना चाहता है तो उसको ये राइट हासिल है कि वो अपनी नेशनलिटी फ्रीली चेंज कर सकता है। मज़ीद ये कि कोई भी गवर्नमेंट अपने शहरियों से बिला वजह उनसे उनकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप नहीं छीन सकती। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, तकरीबन वही बात लिखी है जो कि मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद आर्टिकल 16 है, जो कि बात करता है राइट टू मैरिज एंड फैमिली की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो फ्रीली विद कंसेंट शादी कर सके और अपनी एक फैमिली स्टार्ट कर सके। याद रहे कि इस मैटर में किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि मियाँ बीवी की शादी के मुतल्लक और शादी ख़त्म करने के मुतल्लक इक्वल राइट्स होंगे। मिसाल आप देख सकते हैं, जबरन शादी करवाना इस राइट की खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 17 है, जो कि बात करता है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी इंसान अकेला या किसी के साथ मिलकर कोई भी प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है और किसी से बिला वजह अनलॉफुली उससे उसकी प्रॉपर्टी छीनी नहीं जाएगी। मिसाल है, किसी से उसकी ज़मीन छीन लेना बिना कुछ दिए इस राइट की खिलाफवर्जी है। आर्टिकल 18 है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो चूज़ कर सके, चेंज कर सके, प्रैक्टिस कर सके कोई भी रिलीजन या बिलीफ विदाउट एनी क्वेश्चन। मिसाल आप देख सकते हैं, कोई भी इंसान अगर मज़हब तब्दील करना चाहे तो वो बिना किसी खौफ के तब्दील कर सकता है। आर्टिकल 19 है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को राइट हासिल है कि वो बिना किसी की मुदाखलत के अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को किसी भी मीडिया के थ्रू शेयर कर सके। मिसाल आप देख सकते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में लिखना या बोलना इस राइट के ज़ुमरे में आता है। आर्टिकल 20 है, जो कि बात करता है फ्रीडम ऑफ असेंबली की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो फ्रीली और पीसफुली गैदर हो सके या कोई भी ग्रुप्स फॉर्म कर सके, ज्वाइन कर सके या लीव कर सके कोई भी एसोसिएशन को। ठीक है, याद रहे कि असेंबली जब भी होगी वो लॉफुल असेंबली होगी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाना इस राइट के अंडर प्रोटेक्ट किया गया है।
आर्टिकल 21 है जो कि बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट की। हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो वोट डाल सके या गवर्नमेंट में हिस्सा ले सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली से मुराद आप गवर्नमेंट के इलेक्शन में खुद खड़े हो गए, इनडायरेक्टली से मुराद जो नुमाइंदे या जो कैंडिडेट मौजूद हैं उनमें से आप किसी एक को अपॉइंट कर लें। इसमें आप मज़ीद ये बात भी ऐड कर सकते हैं, हर किसी को इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस का राइट दिया जाएगा और जो इलेक्शन होंगे वो जेन्युइन होंगे, फ्री वोटिंग का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और फेयर इलेक्शन होंगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि तमाम सिटीजन्स को वोट डालने का हक है बिना उनका जेंडर देखे या बैकग्राउंड देखे। आर्टिकल 22 है जो कि बात करता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी की। इस आर्टिकल में हर किसी को एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम तक एक्सेस हासिल है जिसमें उनको हेल्थ केयर की सर्विसेज दी जाएंगी, पेंशन दी जाएगी और ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट सैलरी या अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस दिए जाएंगे जिससे वो माशरे में सर्वाइव कर सके। और गवर्नमेंट इंसान की डिग्निटी के लिए और इंसान की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए ऐसे इकदाम करेगी जो कि ज़रूरी हैं। मिसाल आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो उन लोगों की मदद करेगी जिनको ज़रूरत है। ठीक है, आर्टिकल 23 है जो कि बात करता है राइट टू वर्क की। इस आर्टिकल के तहत हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो जो चाहे काम कर सके या किसी भी किस्म की एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सके। मज़ीद ये कि एम्प्लॉयमेंट में आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपको सेफ इन्वायरमेंट दिया जाएगा और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का रूल फॉलो किया जाएगा। ये जो फेयर पे का इधर लिखा है ना, इसका यही मतलब है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसकी आप मिसाल यूँ ले लेंगे, अगर दो इंसान हैं, दोनों इंसान सेम काम करते हैं तो दोनों को सेम वेजेस दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान को आप कम वेजेस दे दें और दूसरे इंसान को ज़्यादा वेजेस दे दें, बल्कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। मज़ीद ये कि हर इंसान को ये राइट हासिल है कि वो फॉर्म कर सके या ज्वाइन कर सके किसी भी किस्म की ट्रेड यूनियन को। एग्जाम्पल है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं वो जेंडर की बुनियाद पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे बल्कि सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। आर्टिकल 24 है जो कि बात करता है राइट टू रेस्ट एंड ले शोर की। इस आर्टिकल के मुताबिक रीज़नेबल वर्किंग आवर्स होंगे। रीज़नेबल वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि अगर 24 घंटे हैं तो किसी भी इंसान से 24 घंटे काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि ऐसे वर्किंग आवर्स होंगे जो कि समझ में आते हों। जैसे कि किसी से 5 घंटे काम लिया जाएगा, 6 घंटे या 8 घंटे या 9 घंटे, इससे ज़्यादा किसी से काम नहीं लिया जाएगा। मज़ीद है कि काम के दौरान हर किसी को ये राइट हासिल होगा कि वो रेस्ट कर सके और जो हॉलीडेज़ होंगे वो तमाम पेड होंगे, जिसमें आपके नेशनल हॉलीडेज़ भी आ जाते हैं, इंटरनेशनल हॉलीडेज़ भी आ जाते हैं और रिलीजियस वगैरह तमाम किस्म के हॉलीडेज़ आ जाते हैं। वो तमाम हॉलीडेज़ आपके पेड होंगे। एग्जाम्पल आप इसकी खुद पढ़ सकते हैं। के बाद है आर्टिकल 25 जो कि बात करता है राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा म्यारी ज़िंदगी का हक। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट है कि वो बेसिक नीड्स तक रसाई हासिल कर सके, जिसमें उसका फूड है, हाउसिंग है, हेल्थ केयर सर्विसेज है। ये तमाम राइट्स इंसान की बेसिक नीड्स हैं और हर इंसान का ये राइट है कि वो इन तक रसाई हासिल कर सके। इसमें राइट भी शामिल है अगर कोई बीमार है, कोई अनएम्प्लॉय है, कोई डिसेबल है, कोई बेवा औरत है तो उनके लिए भी ऐसे इक़दाम किए जाए जिससे वो माशरे में अच्छी और मेयाराना ज़िंदगी गुजारने के काबिल हों। बच्चों और माओं को स्पेशल केयर दी जाएगी और मज़ीद ये कि अगर कोई बच्चा शादी के बगैर पैदा होता है तो उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन दी जाएगी जो बच्चा शादी के ज़रिए से पैदा हुआ है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि शेल्टर का और मेडिकल हेल्प का हर किसी को राइट हासिल है एमरजेंसी की सूरत में। आर्टिकल 26 है राइट टू एजुकेट। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को ये राइट हासिल है कि वो तलीम हासिल कर सके। जो प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन होगी वो फ्री होगी और कंपलसरी होगी यानी लाजमी होगी, और जो हायर एजुकेशन है वो एक्सेसिबल होगी फॉर एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट की बुनियाद पे हायर एजुकेशन तमाम लोगों के लिए एक्सेसिबल होगी और अवेलेबल होगी। मज़ीद है कि पेरेंट्स को ये राइट हासिल है कि वो ये डिसाइड कर सके कि उनका बच्चा किस किस्म की तालीम हासिल करेगा अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज़। एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट्स है वो लाजमन इस बात की यकीनी बनाएंगी जो स्कूल्स हैं वो तमाम बच्चों के लिए एक्सेसिबल हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 27 है जो कि बात करता है राइट टू कल्चर एंड साइंस की। इस आर्टिकल के मुताबिक हर किसी को राइट हासिल है कि वो फ्रीली कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके
اور کلچرل ایکٹیویٹی کو انجوائے کر سکے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی بھی انسان سائنس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈال سکتا ہے، اور جو بھی اس کی کریشن ہوگی اس کو پروٹیکشن دی جائے گی کہ اس کو کوئی اور چرا نہ لے۔ مثال ہے جو آرٹسٹ ہیں یا انوینٹرز ہیں، ان کی انوویشن یا ان کی پروڈکشن کو پروٹیکشن دی جائے گی کہ ان کو کوئی چرا نہ لے۔ آرٹیکل 28 ہے جو کہ بات کرتا ہے رائٹ ٹو اے پیسفل ورلڈ۔ اس آرٹیکل کے مطابق تمام لوگ فریلی اور پیسفلی وہ تمام رائٹس اور وہ تمام فریڈم انجوائے کر سکتے ہیں جو کہ اس ڈکلیریشن میں موجود ہیں۔ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے، وہاں لوگ سیفلی اپنے رائٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 29 ہے جو کہ بات کرتا ہے لیمیٹیشن کی یا ریسٹرکشن کی آن رائٹس اینڈ فریڈمز۔ اس آرٹیکل کے مطابق رائٹس پہ لمٹ لگا دیے یا رائٹس پہ ریسٹرکشن لگا دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو، پبلک آرڈر کو اور پبلک موریلٹی کو پروٹیکشن دی جائے۔ کوئی بھی انسان اپنے رائٹس یا اپنی فریڈمز کو اس طرح ایکسرسائز نہیں کرے گا کہ وہ کسی دوسرے بندے کے رائٹس یا کسی دوسرے بندے کی فریڈم کو افیکٹ کرے۔ ہر انسان لمٹ میں رہتے ہوئے اپنے رائٹس اور اپنی فریڈمز کو انجوائے کرے گا۔ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان فریڈم کو بنیاد بنا کے وائلیشن یا ہارم کریٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آرٹیکل 30 ہے جو کہ بات کرتا ہے پروٹیکشن فرام مس یوز آف رائٹس۔ اس آرٹیکل کے مطابق یہ UDHR ایک نان بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے اور کوئی بھی UDHR کو جواز بنا کے کسی دوسرے کے رائٹ نہیں چھین سکتا۔ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ظلم کو UDHR کی بنیاد پہ جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ تو آخر میں ہمارے پاس UDHR کا کنکلوژن جو کہ کہتا ہے کہ جو UDHR ہے یہ ایک گلوبل فریم ورک ہے ہیومن رائٹس کا، اور یہ ایک نان بائنڈنگ ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایک اسٹرانگ مورل اور ایتھیکل گائیڈ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ یہ پروموٹ کرتا ہے ایکویلٹی، فریڈم، جسٹس اور ہیومن ڈگنیٹی، اور یہ خلاف ورزی کرتا ہے کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن کی، کہ کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جانی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس کا اثر آپ کو انٹرنیشنل لاء پہ، نیشنل پولیٹکس پہ اور ایون کہ بہت سے لیگل سسٹمز میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ UDHR نے متاثر کیا ہے پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی ایڈوکیسی کو اور سوشل چینج کو۔ تو یہاں پہ ہمارا UDHR کا ٹاپک ہو جاتا ہے ختم۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کہیں بھی کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تو آپ مجھ سے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔